हे गाइज, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर मैं आज आपके लिए लेक्चर नंबर 7 जो होगा मेडिसिनल केमिस्ट्री का, आज इसको हम देखेंगे। इसमें हम आपको लेकर आए हैं H2 जो एंटागोनिस्ट है उसका सार। H2 एंटागोनिस्ट का जो सार है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट को चेक करके आइएगा। आपको स्टार्टिंग से सारी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और आपका जो है डाउट जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप स्टार्टिंग से ही देखते हुए आएँ। ये आपको हम आज लेकर आए हैं H2 एंटागोनिस्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारे पास हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसमें देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि राइट द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसमें इस तरह से आया है। इसमें भी क्लासीफाई एंटीहिस्टामिन एजेंट, और यहाँ पर ये पूछा गया है सार एंटीहिस्टामिन डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ सिमेटिडीन। इसमें सिमेटिडीन पूछा गया है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन पेपर है 22-23 का, पिछली बार का इसमें नहीं आया है ये क्वेश्चन, ये 2 बार इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। इससे पहले भी आया हुआ था 18-19 वाले में। तो ये जो है दीज आर दोज ड्रग्स जो आपकी ड्रग्स ब्लॉक करती हैं H2 रिसेप्टर्स को, जो कि स्टमक में आपके प्रेजेंट होते हैं। H2 रिसेप्टर आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये उसको ब्लॉक करते हैं H2 एंटागोनिस्ट। और उसको ब्लॉक करने के बाद जो आपका एसिड का प्रोडक्शन है स्टमक में उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। और H2 एंटागोनिस्ट को हम गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, इन सबको हम एक लेक्चर में देखेंगे। आज हम इसका सार और मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो आप इसका सार पहले देखते हैं। देखिए सार किस तरह से है। सार जो है सार ऑफ H2 एंटागोनिस्ट, इसमें एंटागोनिस्ट जो होता है वो स्ट्रक्चर उसका जो है इस तरह का कुछ होता है। देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपका ये 2 नाइट्रोजन यहाँ पे लगे होते हैं। ये इमिडाजोल रिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप, यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप, यहाँ पर कार्बन चैन विद सल्फर। कार्बन चैन जो होगी वो सल्फर होगा इसमें। तो इसमें टोटली मिलाकर के 4 पॉइंट बनते हैं, 1 2 3 4। तो इन्हीं पॉइंटों को आपको देखना है कि कैसे एक्टिविटी बढ़ती है, कहाँ पर घटती है, उसी को देखना ही वो आपका सार कहलाता है। देखिए आपका पहला पॉइंट बनता है इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी है H2 एंटागोनिस्ट की एक्टिविटी के लिए, क्योंकि इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। ठीक है, अब सेकंड जो पॉइंट है, अगर आप इसको रिप्लेस कर देते हैं किसी अदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के द्वारा, जैसे आपका फ्यूरॉन हो गया, थाइजोल हो गया, तो उससे जो पोटेंट ड्रग है वो प्रोड्यूस होगी। जैसे कि ये है, देखिए आपके सामने ये जो होता है ना, ये इतना पोर्शन ये फ्यूरॉन होता है। अगर आप यहाँ पर नाइट्रोजन लगा देंगे तो ये वो बन जाएगा पायरॉल। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सल्फर लगा देते हैं तो ये थाइजोल बन जाएगा। तो रेनिटिडीन जब आपका निर्माण हो गया, अगर आपने वहाँ से क्या किया, पायरॉल लगा दिया, ठीक है, तो ये आपकी जो पोटेंट ड्रग बनी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इस पे बनते हैं। और बाकी जो अगला पॉइंट जो बनता है वो आपका बनता है इसी पे कि अगर आप इसमें बेसिक मोइटी लाइक डाई मिथाइल अमाइनो मिथाइल, या फिर आप ग्वानिडीन ऑन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, सो एक्टिविटी इंक्रीज, तो उससे क्या होगा, एक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तब आपका बनता है फेमोटिडीन। तो जी ये सारे आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ही हैं, मतलब कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं, H2 एंटागोनिस्ट ही हैं। ठीक है, और इसमें आपका
सेकंड पॉइंट जो होगा वो है आपका एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप जो होगा आपका, एल्किल ग्रुप जो आपने देखा था, ये आपका देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर है आपका एल्किल ग्रुप। इस पर क्या पॉइंट बनता है देखिए, तो इस पर जो पॉइंट बनता है कि अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इमिडाजोल रिंग का या फ्यूरॉन रिंग का, तो इज नेसेसरी, वो ज़रूरी होगा। अगर आप R की जगह CH3, तो क्या होगा, पोटेंट एक्शन मिलेगा, आपका रेनिटिडीन का निर्माण होगा। जैसे ये आपका अभी हमने आपको रेनिटिडीन दिखाया था, ये यहाँ पर देखिए, ये अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं CH2 लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लगा हुआ है इतना, तो वो रेनिटिडीन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। इसमें क्या बनता है, थर्ड पॉइंट जो इसमें बनेगा आपका, वो होगा आपका कार्बन चैन विद सल्फर, कार्बन चैन विद सल्फर। इसमें इट कंटेन्स द 4 कार्बन और 3 कार्बन लॉन्ग चैन होगा कंटेनिंग सल्फर एटम। पहला आपका जो पॉइंट बनेगा इसमें, सल्फर एटम शुड प्रेजेंट इन मिडिल, मिडिल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सल्फर एटम ये जो है यहाँ पर सल्फर एटम जो है वो मिडिल में प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये ठीक है, ना इधर होगा ना इधर होगा, बीच में होता है इनकी। अब यहाँ पर मिडिल में प्रेजेंट होगा, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि सल्फर एटम रिप्लेस कर दें हम मिथाइलिन, ये जो मिथाइलिन है इसके द्वारा, तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सल्फर को अगर हटा दिया एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब चौथा पॉइंट है नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन, ये इस पे नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन ग्रुप जो होगा वो आपका मैक्सिमम एंटागोनिस्ट जो एक्टिविटी होती है, एंटागोनिस्ट एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये टर्मिनल पर नाइट्रोजन ग्रुप होना चाहिए। अगर ये इधर उधर होगा, ये टर्मिनल पर ही होना चाहिए, इधर अगर कर दिया तो इससे क्या होगा, आपका जो पोलर है एंड एसिडिक ग्रुप आर अटैच्ड, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो ड्रग जो है आपकी एक्टिविटी नहीं दिखाएगी अगर आपने इधर उधर कर दिया। ठीक है, वो आपका टर्मिनल पर ही होना चाहिए। जैसे आपका ये ड्रग होती है, एग्जाम्पल आपका है थायोरिया। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन आपको समझना होगा, थोड़ा सा टफ सा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा तो आपको आसान लगेगा। देखिए इसमें लिखा है कि जो भी आपके, जो आपका ये स्टमक है, इसमें ये जो लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स को हमने ये जूम कर लिया है। ठीक है, तो इसमें जो पहली जो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, इसमें 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, पहली आपकी सेरोसा, सेकंड मस्क्यूलरीज, और थर्ड जो है आपका सब म्यूकोसा, और फोर्थ आपका म्यूकोसा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस म्यूकोसा जो आपका लेयर है उसको, म्यूकस मेम्ब्रेन को, उसको हमने जूम आउट किया, और जूम आउट करने के बाद उसमें हमने देखा कि इसमें फर्दर ये 4 सेल्स होती हैं, इसके अंदर 4 सेल्स होती हैं, जिसमें आपका गॉबलेट सेल होता है, चीफ सेल होता है, पैराइटल सेल होते हैं, और जी सेल होते हैं। तो ये सारी सेल्स होती हैं, इन्हीं का इम्पोर्टेंट रोल होता है। सारी का कलर आपको अलग अलग दिखा है यहाँ पर। देखिए जो गॉबलेट सेल होती हैं आपका, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। ठीक है, इसमें 4 सेल होती हैं, यही वाली। इसमें गॉबलेट सेल जो होती है वो म्यूकस को, म्यूकस जो होता है उसको सीक्रेट करती हैं। म्यूकस क्यों सीक्रेट होता है, क्योंकि म्यूकस यहाँ पर होगा म्यूकस मेम्ब्रेन पर, तो उससे जो है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ से। अब जब आपका एसिड रिलीज होगा, अगर एसिड, अगर म्यूकस नहीं होगा तो एसिड जो है वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को जला देगा। ठीक है, इसलिए म्यूकस का होना ज़रूरी है। चीफ सेल जो होती है वो सीक्रेट करती है पेप्सिन को, जो पेप्सिन होता है, और लाइपेज होता है। पेप्सिन जो है आपकी जो भी प्रोटीन होती है उसको
डाइजेशन करने में आपको हेल्प करता है। लाइपेज जो है लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो पैराइटल सेल है जो कि आपको फोकस करना है, यही आपको अच्छे से देखना है, ये आपका HCl को रिलीज करती हैं, ठीक है। HCl का सीक्रेशन यहीं से होता है। जी प्रोटीन, जी सेल जो होता है वो आपका गैस्ट्रिन को सीक्रेट करती हैं। तो इसको आपको देखना है बहुत। देखिए इसमें क्या देखना है आपको, इसमें आपको ये देखना है कि आपको मैंने यहाँ पर पैराइटल जो सेल है उसको अच्छे से जूम किया है। और जूम करने के बाद इसमें सबसे पहला यहाँ पर एक चीज़ देखिए आपको, जो आपका HCl है, HCl को बनने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी होती हैं? देखिए सबसे पहला आपको चाहिए होता है वाटर, और वाटर के बाद आपको CO2 और CO2 और आपको क्लोरीन। तो क्लोराइड आयन चाहिए होते हैं। ये तीनों चीज़ें जो मिल जाती हैं आपको वो ब्लड से मिल जाती हैं, जिससे आपको आसानी हो जाती है आपका जो प्रोडक्शन होगा HCl का वो उससे। तो यहाँ से क्या होता है, देखिए यहाँ पर CO2 है, ये आपका ब्लड का, ठीक है, ये ब्लड है। यहाँ से आपको CO2 मिल गया, H2O मिल गया, तो यहाँ से CO2 H2O मिल करके ये H2CO3 बना ले रहे हैं। अब ये फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड होगा, H1CO2 और H प्लस आयन में। जो H प्लस आयन होगा वो बाहर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर होता है आपका प्रोटॉन पंप, ये प्रोटॉन पंप होता है, ये H प्लस आयन को बाहर फेंकता है और सोडियम यहाँ से अंदर आता है, वैसे ही H प्लस आयन बाहर जाता है। ये आपका ल्यूमेन एरिया होता है, ये पैराइटल सेल ही है पूरी। और यहाँ पर ये होते हैं आपके क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन जब इधर जाएगा, जब क्लोराइड आयन जब यहाँ से इधर आता है क्लोराइड आयन, ठीक है, और यहाँ से जब H1CO3 ब्लड में जाएगा तब क्लोराइड आयन अंदर आएगा। और क्लोराइड आयन अंदर आने के बाद यहाँ से पैराइटल सेल से होते हुए ये बाहर आएगा आपका, और यहाँ से Cl, और यहाँ से आया H, तब जा कर के यहाँ पर बना आपका HCl, ठीक है। ये इसी को बनाना था। ये चीफ सेल है आपका, ये पैराइटल सेल है, उसी को हमने जूम किया है। ये जो आपका था ना अभी, ये जो पैराइटल सेल है इसी को हमने ये जूम करके आपको दिखाया है, ऐसा होता है अंदर, ठीक है, उसी को समझाया हमने। और आगे देखिए ये आपका सारा कुछ लिखा ही है। आगे हमने फिर से उस पैराइटल सेल को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से जूम आउट किया है। यहाँ पर क्या होता है, किस तरह से इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है यहाँ पर होता है आपका ATP, और ATP आपका इसमें कन्वर्ट होता है। जैसे ही आपका हिस्टामीन जो होता है वो इससे अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो यहाँ पर ये ATP होता है वो कन्वर्ट हो जाता है CAMP में। CAMP में जब कन्वर्ट होगा तो वो आपका फर्दर इसको इंक्रीज कर देगा प्रोटीन काइनेज एंजाइम को, और प्रोटीन काइनेज जो है वो H प्लस आयन को बनाने लगे, और H प्लस आयन जो है वो बाहर जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और ये H2O और CO2 ये भी यही काम करता है कि यहाँ से HCO3 जो है वो बनाएगा और यहाँ से H प्लस बनाएगा। जो H प्लस है वो यहाँ से बाहर होगा, यहाँ से, ठीक है। और जो ये है HCO3 ये जब बाहर आएगा तो Cl यहाँ से अंदर आएगा और ये पैराइटल सेल से यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका काम हो गया तो HCl बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स हैं, गैस्ट्रिक रिसेप्टर क्या करते हैं, ये जब यहाँ से बाइंड होगा गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिक रिसेप्टर से कैल्शियम जो होगा उसका जो सीक्रेशन है वो इंक्रीज होगा, और जब ये इंक्रीज होगा तो ये भी फर्दर प्रोटीन काइनेज एंजाइम को इंक्रीज कर देगा और इससे H प्लस आयन बनेंगे। ऐसे ही यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ये इससे बाइंड होगा तो ये कैल्शियम की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा और इससे भी आपका वही होगा।
तो कुल सबसे यही हो रहा है कि H+ आयन यहाँ से बन रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, Cl यहाँ से आ रहा है, HCl बन रहा है। प्रोटॉन पंप जो होता है, यहाँ पर ये प्रोटॉन पंप लगा हुआ होता है, ये जो है H+ जो है उसको बाहर करता है और जो पोटेशियम आयन है उसको अंदर करता है, जो कि फर्दर यहाँ से पोटेशियम चैनल के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा आपको कोई डाउट बचा ही नहीं होगा। तो ये आपको मुझे आज बताना था। ये आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस।